हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 10 नवंबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला 24 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत 1.5 दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव सहित कई अन्य व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी शनिवार की सुबह से ही शुरू हुई। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर स्थित अंजनिया इस्पात सहित कुल 9 स्थानों पर आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की। राजधानी रांची स्थित अशोकनगर रोड नंबर 4 के सामने स्थित सुनील श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की है। रांची में 7 व जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी। सूत्राएं से मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी रांची में 7 व जमशेदपुर में 9 जगहों पर चली है। आयकर विभाग द्वारा की गई इस छापेमारी को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री के करीबी लोगों से जुड़े आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या है मामला? ऐसी छापेमारी के पीछे आमतौर पर वित्तीय अनियमितताओं, टैक्स चोरी या संदिग्ध लेन देन की आशंका होती है। यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति और प्रशासन में हलचल मचा सकता है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन के आप्त सचिव पर आयकर विभाग का ध्यान केंद्रित हुआ है। छापेमारी के परिणामों और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की ओर से आगे कोई बयान आ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सुनील श्रीवास्तव के यहां आयकर छापेमारी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। जानें क्या कहा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगी सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह मोदी जी का नया भारत है, जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत है तो एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि चुनावी समय में सभी केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और चुनावों में पैसे के दुरुपयोग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी एजेंसियों को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के सबूत मिलते हैं, वे तुरंत कार्रवाई करती हैं। ज्ञात हो कि आयकर विभाग ने शनिवार को मुख्यमंत्री के करीबी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई राज्य में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रतुल शाहदेव के बयान से यह स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार की एजेंसियों पर विश्वास जताते हुए यह संदेश देना चाहती है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के अनैतिक या अवैध काम को सहन नहीं किया जाए। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ये क्या बोल गए? सीएम हेमंत सोरेन के करीबी सुनील श्रीवास्तव के यहां आयकर छापेमारी मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगी सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी इस समय विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर रही है और इसी कारण वह विपक्षी नेताओं, उनके निजी सचिवों और समर्थकों पर आयकर और ईडी की छापेमारी करवाकर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा को यह भ्रम है कि इस तरह के कदम उठाकर वे विपक्ष को डराने में सफल होंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी चुनाव में पिछड़ रही है और अब वह आयकर और ईडी का सहारा लेकर चुनावी फायदे की कोशिश कर रही है। लेकिन राज्य की जनता ने पहले भी भाजपा को सत्ता से बेदखल किया है और इस बार भी वे बीजेपी को पूरी तरह से नकार देंगे। राकेश सिन्हा का कहना था कि भाजपा के इस कदम से यह साफ होता है कि पार्टी चुनावी दबाव में है और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है ताकि वह चुनावी लाभ हासिल कर सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि झारखंड की जनता
ऐसे खौफनाक राजनीतिक खेल से प्रभावित नहीं होने वाली है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इस बयान से कांग्रेस पार्टी ने यह संदेश दिया है कि वह भाजपा की इस रणनीति का विरोध करती है और जनता से न्याय की उम्मीद करती है। इलाके में बीजेपी का नया कैडर उभरा है, हम देख लेंगे। सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आईटी रेड को लेकर बोले सीएम हेमंत सोरेन। बहरागोड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आयकर विभाग आईटी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इलाके में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एक नया कैडर उभरा है। उन्होंने कहा, छापेमारी तो शुरू हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसे देखेंगे। यह बयान सीएम सोरेन ने बहरागोड़ा में दिया, जहां आयकर विभाग ने बीते कल शनिवार को सुनील श्रीवास्तव के खिलाफ छापेमारी की। श्री सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी द्वारा अपने नए कैडर के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी सरकार इसे उचित तरीके से देखेगी और जवाबी कदम उठाएगी। भाजपा का फर्जी बुलडोजर नहीं, विकास की गाड़ी चलेगी, कल्पना सोरेन। बड़कागांव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार में आज बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़कागांव से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद के पक्ष में लोगों से समर्थन की अपील की। कल्पना मुर्मू ने सभा में कहा, बड़कागांव में इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है और यह जीत सचमुच बड़कागांव की बेटी यानी अंबा प्रसाद की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में भाजपा का फर्जी बुलडोजर नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की विकास की गाड़ी दौड़ेगी। कल्पना मुर्मू ने भाजपा और आजसू पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा झारखंडी मुद्दों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा, भाजपा आजसू वालों ने विस्थापितों के मुद्दे को दरकिनार किया है। इन पार्टियों को झारखंड वासियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने झारखंड में पिछड़ा समाज का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया था, जो राज्य के सामाजिक न्याय के खिलाफ है। कल्पना ने यह भी सवाल किया, जब भी झारखंडी मुद्दों की बात आती है, भाजपा और आजसू हमेशा विरोध में क्यों उतरते हैं? ये इतनी चिढ़ क्यों रखते हैं झारखंड के लोगों से? कल्पना ने हेमंत सोरेन की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नेक इरादों के साथ हेमंत सरकार झारखंड वासियों को उनके हक और अधिकार देने का काम कर रही है। हेमंत सरकार ने करोड़ों झारखंड वासियों के लिए खुशियों का उपहार दिया है, उन्होंने कहा। उन्होंने कांग्रेस और अन्य इंडिया गठबंधन पार्टियों के नेताओं को भी श्रेय देते हुए कहा कि झारखंड की पहचान आज उन्हीं के संघर्षों के कारण बनी है। हमारे आदरणीय दिशोम गुरुजी और झारखंड के नेताओं के संघर्षों की बदौलत हमें आज अपनी झारखंडी पहचान मिली है, कल्पना ने कहा। कल्पना मुर्मू ने जनता से अपील की कि वे अंबा प्रसाद का साथ दें और उनके हाथ को मजबूत करें। उन्होंने कहा, हमारे क्रांतिकारियों के संघर्षों को सम्मान देने के लिए हेमंत जी और उनकी सरकार दिन रात काम कर रही है, इसीलिए हमें अंबा के साथ खड़ा रहना चाहिए। छतरपुर में गरजे अमित शाह, बोले नहीं मिलेगा अल्पसंख्यकों को आरक्षण। पलामू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पलामू जिले के छतरपुर में आयोजित चुनावी सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के रहते कभी भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किया है आरक्षण का वादा। अमित शाह ने कांग्रेस के नेताओं को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम संगठनों से 10% आरक्षण देने का वादा किया था। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी जी, चाहे आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, यह स्पष्ट कर दूं कि भाजपा के शासन में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आदिवासी, पिछड़ा व दलितों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर झारखंड में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया तो इसका सीधा असर आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग और दलितों के आरक्षण पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन वर्गों का आरक्षण कम करके मुसलमानों को आरक्षण देने की योजना बना रही है।
शाह ने इसे कड़ी चुनौती दी और कहा, हम इसे किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। अमित शाह ने भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कामों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलवाया है, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाई। शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस की नीति पर सवाल। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे अब पिछड़े वर्गों को उनके हक का पूरा अधिकार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि वे केवल आरक्षण की बात करते हैं, जबकि भाजपा का ध्यान सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करने पर है। भाजपा ने हमेशा गरीब, दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा की। अमित शाह ने इस चुनावी सभा में एनडीए प्रत्याशी पुष्पा देवी के पक्ष में भी प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड की जनता कांग्रेस और जामुमो की नीतियों को नकारेगी और भाजपा को समर्थन देगी, क्योंकि भाजपा ने हमेशा गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है। भाजपा सरकार बनने पर पहली रामनवमी में मैं खुद हजारीबाग आऊंगा। देखता हूं कौन हिंदुओं को रोकता है। हजारीबाग में अमित शाह ने की चुनावी सभा। हजारीबाग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में मैं खुद हजारीबाग आऊंगा। देखता हूं कि कौन हिंदुओं को रोकता है। बता दें कि हजारीबाग में हर साल रामनवमी के अवसर पर हंगामा होता है। दो संप्रदायों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। इस दौरान आगजनी, पत्थरबाजी समेत मारपीट तक होती है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल की 4 पीढ़ियां भी 370 लागू नहीं कर सकती। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने श्री राम मंदिर, काशीनाथ कॉरिडोर बनाया। मोदी सरकार देश के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हजारीबाग में अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं कर पाएंगी। रांची में पीएम मोदी का रोड शो आज। बोकारो गुमला में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 10 नवंबर को होने वाले रांची दौरे की तैयारियों को लेकर शहर भर में जोरदार हलचल है। प्रधानमंत्री का रोड शो आज रविवार को न्यू मार्केट से ओटीसी ग्राउंड तक आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए रातू रोड को पूरी तरह से सजाया और तैयार किया गया है। रातू रोड को पूरी तरह से सुदृढ़ किया गया है। खासकर एलिवेटेड पुल के निर्माण के कारण यहां की स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। सड़क में छोटे छोटे गड्ढे थे, जिन्हें ठीक कर दिया गया है। न्यू मार्केट चौक से पिस्का मोड़ तक रोड के दोनों ओर बैरिकेडिंग की जा रही है, ताकि रोड शो के दौरान कोई भी अराजकता न हो। बैरिकेडिंग के कारण दुकानों तक पहुंचने में लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए जेसीबी की मदद से नालियों की सफाई की जा रही है। कब्रिस्तान के पास नाली को नेट युक्त कपड़े से कवर किया गया है, ताकि पानी का बहाव रोका जा सके। नगर निगम की टीम युद्ध स्तर पर सफाई कार्य में जुटी हुई है और रोड पर पानी की निकासी के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया गया। शुक्रवार को नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने पंडरा से पिस्का मोड़ तक और रातू रोड चौक से अरगोड़ा होते हुए बिरसा चौक तक अवैध अतिक्रमण हटाए। सड़क के किनारे लगे ठेले, घुमटियां और दुकानों को जब्त किया गया और उन्हें तोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो राजधानी रांची में करीब 1.5 घंटे तक चलेगा। उनका रोड शो पिस्का मोड़ स्थित ओटीसी मैदान से शुरू होकर रातू रोड चौराहा तक जाएगा, जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा और वह एयरपोर्ट से बोकारो के लिए रवाना होंगे। बोकारो में चुनावी सभा के बाद वह गुमला जाएंगे और फिर रांची लौटकर रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो 5 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे रूट पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची में पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है।
सभी ब्रांच रोडों पर बैरिकेडिंग की जा रही है और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति या वाहन का सड़क पर आना ना हो सके। इस बार के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए रांची शहर पूरी तरह सज चुका है और नगर निगम के कर्मचारी भी युद्ध स्तर पर सफाई और तैयारी में जुटे हुए हैं। सारठ के भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह पर जामताड़ा थाना में मामला दर्ज। चमेली देवी की शिकायत पर दर्ज हुई प्राथमिकी। जामताड़ा स्थानीय झामुमो नेत्री सह पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की पत्नी चमेली देवी ने जामताड़ा थाना में लिखित शिकायत देकर सारठ विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह पर प्राथमिक दर्ज करवाई है। शुक्रवार देर शाम को चमेली देवी जामताड़ा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए रणधीर सिंह पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला? चमेली देवी ने आवेदन में कहा है कि बीते 5 नवंबर को सारठ विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के प्रचार प्रसार से लौटने के बाद रात में राम प्रसाद मंडल नामक व्यक्ति के मोबाइल से फोन आया और उन्होंने कहा कि विधायक रणधीर सिंह आपसे बात करेंगे। चमेली देवी ने बताया कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 बार विधायक और मंत्री रहे रणधीर सिंह की भाषा एक महिला के प्रति इतना अभद्र हो सकती है। उन्होंने कहा कि रणधीर सिंह ने न सिर्फ सारठ क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं करने की धमकी दी, बल्कि ऐसे ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया जो मैं कैमरे के सामने बता नहीं सकती। शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान फपक कर रोती हुई चमेली देवी ने कहा कि आज भले ही मेरे पति और बेटे साथ नहीं हैं, पर रणधीर सिंह को पता होना चाहिए कि जामताड़ा जिले में ही नहीं बल्कि झारखंड में हजारों मेरे बेटे हैं जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। चमेली देवी ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि रणधीर सिंह एक दबंग टाइप के विधायक हैं और उनकी इस धमकी से मेरा पूरा परिवार भयभीत है। यहां पर मैं अकेली महिला हूं और उनके वार्तालाप के बाद हमेशा जान माल के क्षति होने की आशंका सताती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी प्रशासन इस पर उचित पहल करे। जेवर दुकान से लूट की कोशिश नाकाम, शटर टूटते ही जाग गए पड़ोसी। जामताड़ा जिले के मिहिजाम में नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए उसके शटर को तोड़ दिया और लूटने ही वाले थे कि शटर टूटने की आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए। इसके बाद अपराधियों के मंसूबे पर पानी फिर गया और उन्हें लूट की वारदात को अंजाम दिए बिना ही मौके से फरार होना पड़ा। मिहिजाम पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। सीसीटीवी को भी पुलिस ने देखा। क्या है मामला? घटना मिहिजाम शहर के मेन रोड कानगोई की है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को लूटने की नीयत से आधी रात शटर तोड़ डाला। दुकान में लूटपाट को अंजाम देने ही वाले थे कि पड़ोसी के जाग जाने से दुकान लूटने से बच गई और अपराधियों को भागना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शी के माने तो नकाबपोश अपराधियों की संख्या आधा दर्जन से भी ज्यादा था, जो चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए थे और पूरा शरीर कंबल से ढका था। हालांकि यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है, जिसमें सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नकाबपोश अपराधी कैसे लूट को अंजाम देने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार दुकान में लूट को अंजाम देने के लिए दुकान के सामने का हिस्सा कंबल से घेर दिया था ताकि किसी को शक नहीं हो सके, और इसी के अंदर से ही दुकान के शटर को तोड़ डाला। बहरहाल मिहिजाम पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने चलाया जनसंपर्क अभियान, मांगा वोट। पाखुड़ विधानसभा से एनडीए आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने जनसंपर्क अभियान चलाया, बाइक रैली निकाली। इस दौरान उनके छोटे भाई मजहर इस्लाम भी मौजूद रहे। एनडीए प्रत्याशी का क्षेत्र के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फूल माला पहनाकर जयकारे लगाए गए। लोगों के जोश उत्साह को देखते हुए एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने कहा कि पाखुड़ में वर्षों से लंबित शहरी जलापूर्ति योजना हर घर नल जल का लाभ दिलाएंगे। सारी सुविधाएं बेहतर करना मेरा लक्ष्य है। किसी मरीज को इलाज के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों के बीच शिक्षा का दीप जलाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर नाली का सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। जनता के लिए 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला रहेगा। सभी को इज्जत सामान मिलेगा। उनकी उम्मीदों और विश्वास को देखकर मेरा संकल्प और भी मजबूत हो गया।
आप सभी से आग्रह है कि आगामी 20 नवंबर को केला छाप पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं, ताकि हम पाखुड़ के विकास के लिए नए कदम उठा सकें। झारखंड में गुलाबी ठंड की शुरुआत, अगले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना। झारखंड में सर्दियों का एहसास अब पूरी तरह से होने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और अचानक तापमान में गिरावट के कारण ठंड का असर बढ़ने लगा है। खासकर रांची में सर्दी के साथ साथ कोहरे की भी शुरुआत हो गई है। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जबकि रात के समय तापमान में गिरावट के कारण ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक झारखंड में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्के कोहरे की संभावना जताई गई है। आज का मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 11 नवंबर को भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि इसके बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इससे राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और कंकनी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो सकता है। झारखंड में पोस्टल बैलेट से मतदान जारी। रांची में इस स्कूल को बनाया फैसिलिटेशन सेंटर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान जारी है। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए फॉर्म 12D में आवेदन करने वाले ऑब्जेंटी वोटर्स, अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाता और मतदान कार्य में लगे कर्मियों द्वारा मतदान किया जा रहा है। 11 नवंबर 2024 तक कर सकते हैं पोस्टल बैलेट से वोट। रांची जिला में मतदान कार्य में लगे जिन कर्मियों द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए आवेदन दिया गया था, वो 11 नवंबर 2024 तक राजकीय +2 उच्च विद्यालय कांके में बनाए गए फैसिलिटेशन सेंटर में मतदान कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची वरुण रंजन ने मतदान कार्य में लगे जिला के कर्मियों से अपना वोट अवश्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपने मताधिकार का अवश्य इस्तेमाल करें और उसके बाद चुनाव कार्य में अपना योगदान दें। राज्यपाल ने मेरू में बीएसएफ कांस्टेबल के दीक्षांत परेड को किया संबोधित। बोले, देश की सेवा में जवानों का समर्पण अनमोल है। हजारीबाग। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रानी झांसी परेड ग्राउंड, मेरू, हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 9 नवंबर को दीक्षांत परेड में नव आरक्षकों बैच संख्या 163 और 164 को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल महोदय ने नव प्रशिक्षित जवानों को उनके समर्पण, साहस और अनुशासन के लिए बधाई दी और उनकी मेहनत की सराहना की। राज्यपाल ने जवानों के परिवारजनों को भी बधाई दी, यह मानते हुए कि जवानों की सफलता उनके परिवारों के समर्थन और प्रेरणा के बिना संभव नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सीमा की सुरक्षा और देश की सेवा में जवानों का समर्पण अनमोल है और उनके संघर्ष के कारण ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं। सैन्य बल का गौरवमयी इतिहास। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा बल के गौरवमयी इतिहास का उल्लेख किया। विशेष रूप से 1971 के भारत पाक युद्ध में इस बल की अहम भूमिका को याद किया। उन्होंने बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को अविस्मरणीय बताया और कहा कि उनका साहस हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। बीएसएफ के नए कांस्टेबल को दिया यह संदेश राज्यपाल ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उनकी भी सेना में जाने की इच्छा थी, लेकिन कुछ कारणों से वह सेना में नहीं जा सके। उन्होंने भारतीय सेना में जो राष्ट्र प्रेम और अनुशासन का जज्बा देखा है, वह कहीं और नहीं पाया जा सकता। नव आरक्षकों को कठिन परिस्थितियों में भी साहस और कर्मठता के साथ हर चुनौती का सामना करने और बल की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा दी। राज्यपाल ने कहा कि इस उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से नव आरक्षकों का व्यक्तित्व और कार्यकुशलता में
अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे वे सीमा सुरक्षा बल में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेंगे। उन्होंने दीक्षांत परेड के सफल आयोजन के लिए प्रशिक्षकों और जवानों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मतदान करने वालों को मिलेंगी मुफ्त सुविधाएं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 13 नवंबर को रांची में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक नागरिकों को वोट डालने के लिए रांची नगर निगम ने एक खास पहल की है। नगर निगम ने ऐलान किया है कि 13 नवंबर को मतदान करने वाले नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी। अगर कोई नागरिक अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाता है तो वह रांची नगर निगम की सिटी बस सेवा में मुफ्त यात्रा कर सकेगा। इसके साथ ही निगम क्षेत्र में स्थित सभी पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी पार्किंग शुल्क माफ रहेगा। इसके अतिरिक्त निगम के विभिन्न पार्कों में मतदान करने वाले नागरिक और उनके नाबालिग बच्चे मुफ्त में प्रवेश कर सकेंगे। रांची नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से चुनाव के दिन नागरिकों में उत्साह और मतदान के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। साथ ही इस तरह की सुविधाएं उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 13 नवंबर को मतदान के दिन अपनी स्याही लगी उंगली के साथ वोट डालने के बाद इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। लिट्टीपाड़ा में एनडीए प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में जदयू का तूफानी जनसंपर्क अभियान। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की अगुवाई जदयू जिला अध्यक्ष गौतम मंडल और महिला जिला अध्यक्ष मुन्नी टुडू ने की, जिन्होंने आदिवासी बहुल इलाकों और पंचायतों में जाकर लोगों से समर्थन मांगा। बता दें कि गौतम मंडल और मुन्नी टुडू के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता लगातार क्षेत्रीय पंचायतों में भ्रमण कर रहे हैं और बाबूधन मुर्मू के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। जदयू जिला अध्यक्ष गौतम मंडल ने कहा कि इस बार भाजपा प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के नेतृत्व में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई लहर आएगी। गौतम मंडल ने आगे कहा, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीते सालों में विकास के नाम पर कोई खास काम नहीं हुआ। लोगों को बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में भारी समस्याएं हैं। यहां की जनता अब जाग चुकी है और वे परिवारवाद और चापलूसी की राजनीति को नकार कर विकास के लिए मतदान करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बाबूधन मुर्मू एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि पूरे जिले में साफ और विश्वसनीय है। उन्होंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की है और अब वह लिट्टीपाड़ा विधानसभा से जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। बाबूधन मुर्मू के बारे में गौतम मंडल ने कहा, बाबूधन मुर्मू सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं और उनका विजयी होना इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। गौतम मंडल ने यह भी दावा किया कि इस बार लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के समर्थन से एक मजबूत सरकार बनेगी, जो क्षेत्र में विकास की गारंटी प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा, झारखंड में एनडीए सरकार बनेगी और लिट्टीपाड़ा में भी कमल खिलेगा। अब समय आ गया है कि जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा की जाए और इस दिशा में बाबूधन मुर्मू के नेतृत्व में ठोस कदम उठाए जाएंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस बार 13 नवंबर को मतदान करते समय कमल के फूल पर बटन दबाएं, ताकि लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत हो सके। धनबाद में गरजे राहुल गांधी, जीएसटी और महंगाई पर मोदी सरकार को निशाना बनाया। धनबाद। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को धनबाद के बाघमारा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और खासकर जीएसटी व्यवस्था, महंगाई और उद्योगपतियों के साथ सरकार के रिश्तों को लेकर कड़ी टिप्पणियां की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, आज सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में युवा और महिलाएं दुखी हैं। मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। जब देश में महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं बहनों को लगती है। उन्होंने जीएसटी व्यवस्था पर निशाना साधते हुए इसे गरीबों से पैसे लेने वाला कर करार दिया और कहा
कि नरेंद्र मोदी ने देश की हर चीज पर जीएसटी लगा दिया है, जिससे गरीबों पर और ज्यादा बोझ पड़ा है। उद्योगपतियों पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को उद्योगपतियों के प्रति अपनी नीतियों को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपति जैसे अदानी मोदी सरकार के साए में अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। राहुल ने कहा, अदानी आपके बराबर कर चुकाते हैं। धारावी की 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन उन्हें सौंपी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं और उसी रकम को गरीबों के लिए दिया जाना चाहिए। ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग की अनदेखी कर रही मोदी सरकार। राहुल गांधी ने आगे कहा, देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि इन वर्गों को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनकी अनदेखी की है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा, आपने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी किसी गरीब के घर शादी में जाएं? एक बार मैंने देखा कि मोदी जी गरीब बच्चों से मिलने में झिझक रहे थे, लेकिन अंबानी की शादी में जरूर गए। इससे यह साफ है कि मोदी जी गरीबों के नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों के हैं। राहुल का यह बयान उनकी तगड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे प्रधानमंत्री मोदी को मूल्यहीन राजनीति के तौर पर पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी का जमशेदपुर में प्रचार, मोदी सरकार पर हमला, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए बड़े वादे। जमशेदपुर, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जमशेदपुर पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी सीट से डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। संविधान और जीएसटी पर हमला करते हुए मोदी सरकार को घेरा राहुल गांधी ने इस सभा में एक बार फिर संविधान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को घेरा। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सभा में मौजूद एक सरदार जी से सवाल किया, आपकी शर्ट कितने की है? फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक आम आदमी जो 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, वह भी उतना ही जीएसटी भरता है जितना एक अरबपति व्यक्ति भरता है। राहुल गांधी ने इसे गलत जीएसटी की नज़ीर करार दिया और कहा कि यह सिस्टम गरीबों को और दबा देता है, जबकि अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों का कर्ज माफ करने की बजाय बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए, लेकिन गरीबों के लिए कोई राहत नहीं दी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह सरकार अमीरों के लिए तो काम करती है, लेकिन गरीबों की हालत बदतर होती जा रही है। आर्थिक स्थिति पर अपनी समझ से इकोनॉमिक्स को समझाया राहुल गांधी ने सभा में इकोनॉमिक्स पर भी बात की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के द्वारा माफ किए गए 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों के पास जाते हैं और वे उस पैसे को विदेशों में खर्च करते हैं, जिससे देश का पैसा बाहर चला जाता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जितना पैसा अरबपतियों को दिया जा रहा है, उतना पैसा वे गरीबों को देंगे। उनका मानना था कि अगर गरीबों के खातों में पैसा जाएगा तो वे उसे देश में खर्च करेंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद महिलाओं और गरीबों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने वादा किया कि हर महिला को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। साथ ही 7 किलो राशन और 450 रुपए का गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। इसके अलावा गरीबों के धान के लिए 3500 रुपए और 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हमारी सरकार आने पर हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज और हर जिले में एक प्रोफेशनल कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। शिक्षा और रोजगार में सुधार का वादा।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गरीबों और पिछड़े वर्गों की सच्ची हिमायती बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा देश के हर नागरिक के हक की लड़ाई लड़ती रही है। बोकारो में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बोकारो जिले के चंदनकियारी स्थित चंडीपुर मैदान में आज 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 10 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। भाजपा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इस सभा में भाग लेंगे। अमर बावरी ने कहा, यह पहला मौका है जब बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां के लोग लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे चंदनकियारी पहुंच जाएंगे और सेना के विशेष विमान से रांची से बोकारो के लिए उड़ान भरेंगे। इस आयोजन के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा रिहर्सल किया गया है। चंडीपुर मैदान में लाखों लोगों की उपस्थिति के कारण पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। रांची में पीएम मोदी के रोड शो से पहले सांसद संजय सेठ ने ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक निकाली पदयात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 नवंबर को रांची में विधानसभा चुनाव से पूर्व एक भव्य रोड शो करेंगे। यह रोड शो रांची के रातू रोड पर आयोजित होगा, जिसे लेकर स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रोड शो का आरंभ ओटीसी ग्राउंड से होगा, जो पिस्का मोड़, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर होते हुए न्यू मार्केट और रातू रोड चौक पर समाप्त होगा। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू होगा और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए रांची और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक पदयात्रा कर रांची वासियों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के स्वागत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड के प्रति विशेष स्नेह रहा है और हमें गर्व है कि वे एक बार फिर हमारे बीच आ रहे हैं। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने में सभी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। 20,000 बाइक सवार प्रधानमंत्री के स्वागत में रांची आएंगे। संजय सेठ ने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रांची में 20,000 से अधिक बाइक सवार आने की संभावना है। रांची के बाहरी इलाकों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हेहल, पंडरा और आईटीआई के पास की गई है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रांची के रातू रोड पर पारंपरिक छू नृत्य, ढोल ताशा, शंख घड़ियाल वादन, भजन कीर्तन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। विशेष रूप से 501 ब्राह्मण शंख घड़ियाल बजाकर प्रधानमंत्री के विजय संकल्प को आशीर्वाद देंगे। रांची के विभिन्न स्थानों पर रंग बिरंगे फूलों से सजावट की जा रही है और महिलाएं रंगोली बना रही हैं। कई स्थानों पर प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर रांची की जनता और भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। सेठ ने रांची और रातू रोड के नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस रोड शो और प्रधानमंत्री के अभिनंदन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता शामिल हुए। आज के कार्यक्रम में पंडरा मंडल के अध्यक्ष सुबेश पांडे, सुखदेव नगर मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, सत्यनारायण सिंह, ललित ओझा, संजय जायसवाल, हरेंद्र सिंह, हरविंदर सिंह बेदी, सुरेश सिंह, ललन सिंह, संजीव चौधरी, अंबिका तिवारी, अंकित वर्मा, बबीता सिंह, रेणुका सिंह, मिथिलेश केसरी, कुमुद झा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। डीसीएसपी ने किया अमडापाड़ा चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण।
पाकुड़ में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के सफल, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संचालन को लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने अमडापाड़ा चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का गहन जायजा लिया और चुनावी माहौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान पाकुड़, लिट्टीपड़ा और महेशपुर विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तरह से निष्पक्ष माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष तैयारी की जा रही है। अमडापाड़ा चेकपोस्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को सतर्कता बढ़ाने और सभी वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चेकपोस्ट पर तैनात बल को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है, ताकि किसी भी अवांछित घटना पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। प्रधानमंत्री के आगमन पर सांसद आवास में झारखंड प्रभारी ने की बैठक, कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को संताल परगना के दौरे पर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में 38 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर संताल परगना प्रमंडल सहित आसपास के वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा देवघर जिले के सारठ व करों प्रखंड की सीमा पर होगी, जहां से पीएम देवघर सहित दुमका और जामताड़ा जिलांतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम की दूसरी जनसभा गोड्डा जिले गोड्डा व पोड़ैयाहाट प्रखंड की सीमा पर होगी, जहां से पीएम गोड्डा और साहिबगंज जिलांतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उक्त आशय की जानकारी भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शनिवार देर शाम अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। पीएम कार्यक्रम को लेकर सांसद आवास पर पार्टी प्रत्याशी और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें झारखंड भाजपा के संगठन प्रभारी सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर विस्तृत चर्चा के साथ जवाबदेही भी सौंपी गई। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना के साथ ही पूरे क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदलने लगा है। पीएम की जनसभाओं के बाद माहौल पूरी तरह बदला नजर आएगा। उन्होंने दावा किया कि संताल परगना में गत चुनाव में गड़बड़ी दिखी थी, उसके उलट इस चुनाव में गुणात्मक परिवर्तन नजर आने वाला है। संताल परगना के साथ कोल्हान में होने वाले परिवर्तन के कारण ही भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पोल डे डाटा मैनेजमेंट सिस्टम ऐप के जरिए मतदान केंद्रों पर रहेगी नजर। डीसी देवघर विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को आर मित्रा स्कूल परिसर में पीठासीन अधिकारियों को पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम ऐप से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सभी पीठासीन पदाधिकारियों को जानकारी दिया कि पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम ऐप मोबाइल आधारित ऐप है, जिसके माध्यम से पीठासीन अधिकारी व बीएलओ मतदान के दिन मतदान केंद्र की सारी अद्यतन स्थिति की जानकारी दे सकेंगे। मतदान के दिन पोलिंग पार्टी के पहुंचने, मॉक पोल जानकारी, मतदान शुरू होने की सूचना, प्रत्येक घंटे महिला पुरुष द्वारा मतदान किए जाने की सूचना, मतदान की समाप्ति, पोलिंग पार्टी की वापसी, ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करने आदि की जानकारी इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी। इसी को लेकर आर मित्रा स्कूल में ड्राई रन चलाया गया, जहां पीठासीन अधिकारियों को उपरोक्त बातों की जानकारी दी गई। डीसी ने कहा कि जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम के द्वारा सभी मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। साथ ही किसी भी केंद्र पर ऐप से संबंधित समस्या आने पर तुरंत उसका उचित समाधान जिला स्तर के टीम के द्वारा किया जाएगा। ज्ञात हो कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा ऐप को डेवलप किया गया है, जिसके पश्चात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसे अप्रूव्ड किया गया है। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अभय परासर आदि उपस्थित थे।